हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, जो एक गांव की स्टोरी है। पालमपुर जो कि एक इमेजिनरी विलेज है। तो इसके माध्यम से हम ये देखेंगे कि किस तरह से गांव में लोग अपना जीवन यापन करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पहले समझेंगे कि प्रोडक्शन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या होते हैं। ठीक ठीक है। और यहाँ पे जो है फार्मिंग जो है मेन एक्टिविटी है पालमपुर में। ठीक है। ज़्यादातर जो गांव हैं वहाँ पे जो मेन एक्टिविटी है जीवन यापन की वो क्या है, फार्मिंग ही है। लोग जो है खेती करके ज़्यादातर अपना जीवन यापन करते हैं। बड़े स्केल पे खेती का कार्य ही होता है, फार्मिंग का कार्य होता है। और स्मॉल स्केल पे जो है कुछ और कार्य होते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग डेयरी प्रोडक्ट्स का होता है और ट्रांसपोर्ट का होता है। ये सारे कार्य भी गांव के लोग जो है करते हैं और इससे अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है, जैसे मान लीजिए कृषि में जो अनाजों का जो प्रोडक्शन होता है, फार्मिंग में जो अनाज प्रोड्यूस होते हैं, उसके लिए बहुत सारे रिसोर्स की आवश्यकता होती है, उसको हम समझेंगे। उसमें जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं और मैन मेड आइटम्स भी हैं उसमें, और ह्यूमन एफर्ट है, मनी है, ये सारी चीज़ें हमें आवश्यक होती हैं। ठीक है। तो एक स्टोरी है पालमपुर की, इसी के माध्यम से हम ये समझेंगे कि नेचुरल रिसोर्स की क्या आवश्यकता है, मैन मेड आइटम्स की क्या आवश्यकता है, ह्यूमन एफर्ट और मनी की क्या आवश्यकता है। ठीक है। तो पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यह जो पालमपुर गांव है यह जो है कनेक्टेड है। ठीक है। जो कोई भी जो गांव होते हैं वो अपने आसपास के गांवों से कनेक्टेड होते हैं, उनके बीच में रोड होते हैं। ठीक है। नाइबरिंग विलेज से कनेक्टेड होते हैं और टाउन से भी कनेक्टेड होते हैं। इसी तरह से रायगंज जो है एक बड़ा गांव है। गांव भी अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ गांव छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। ठीक है। तो रायगंज एक बड़ा गांव है जो कि पालमपुर गांव से कनेक्टेड है, जो कि 3 किलोमीटर अवे है। इसी तरह से हम ये देखते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि शाहपुर जो है एक शहर है जो कि आसपास के गांव से कनेक्टेड है, चाहे वो रायगंज हो या फिर पालमपुर हो। तो यहाँ पे बहुत सारे मैनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो जो बैलगाड़ी होती है, जिसे बैल या बुफेलोज जो है, ऑक्स या बुफेलो जिसे खींचते हैं, वुडन कार्ट होते हैं। ठीक है। इस पे जैसे कि टांगा हो गया, बोगीज हो गए या बुलक कार्ट हो गया, ये जो है गांव के रोडों पे चलते हुए ज़्यादातर दिख जाते हैं। और मोटर गाड़ियाँ, मोटर व्हीकल भी आज के समय पे बहुत सारी देखने को मिल जाती है, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, मोटरसाइकिल, जीप और ट्रक हो गया, ये सारे भी चलते हैं। तो इस गांव की स्टोरी जब हम समझ रहे हैं तो देखते हैं, तो ये जो पालमपुर गांव है यहाँ पे 450 फैमिली रहती हैं, और जो कि सेवरल डिफरेंट कास्ट, अलग अलग जाति के हैं, जिसमें कि 80 जो है फैमिली अपर कास्ट की है इस गांव में। ठीक है। ये जो फैमिली अपर कास्ट की है उनके घर जो है बड़े होते हैं। ठीक है। उनके हाउसेस बड़े होते हैं, बहुत लार्ज होते हैं, मेड ऑफ ब्रिक्स के बने होते हैं, सीमेंट के प्लास्टर लगे होते हैं। दलित कंप्राइज वन काइंड ऑफ पॉपुलेशन। और जो एससी जो होते हैं ये क्या होते हैं, लोअर कास्ट होते हैं, और इनका जो पॉपुलेशन होता है गांव में एक किसी साइड पे होता है। और ये लोग जो है अपना जीवन यापन लेबर का कार्य करके गुजारते हैं। इनके घर जो है स्ट्रॉ हाउसेज या मड हाउसेज होते हैं। तो यह जो है क्या बताया गया हमें एक गांव के बारे में, ये सीनरी हमें देखने को मिल जाती है गांव में। और इन जो गांव में घर होते हैं उसमें इलेक्ट्रिक कनेक्शन होते ही होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पावर भी जो होते हैं ट्यूबवेल्स में भी लगे होते हैं, ट्यूबवेल्स का भी यूज करते हैं लोग। फील्ड एंड यूज्ड इन द वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। पालमपुर जो है उसमें 2 प्राइमरी स्कूल हैं, 1 हाई स्कूल होता है, देयर इज ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी होते हैं। तो ज़्यादातर जो गांव होते वहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है, प्राइमरी स्कूल भी होते हैं, गवर्नमेंट
के द्वारा रन प्राइमरी स्कूल और प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं, प्राइवेट स्कूल भी होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं हर एक गांव में। ये जो है प्राइमरी सुविधाएं हैं जो कि हर एक गांव में होती है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि डिस्क्रिप्शन एबव सो दैट द पालमपुर, जो पालमपुर की जो बारे में जो बताया जा रहा है उसे ये क्या शो होता है कि वेल डेवलप्ड सिस्टम, रोड का जो वेल डेवलप्ड सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन है, स्कूल्स है, हेल्थ सेंटर्स हैं, कंपेयर दिस फैसिलिटी विद दोज इन योर नियर बाई विलेज। ठीक है, तो हर एक गांव में लगभग ये सारी सुविधाएं होती हैं। ठीक है, पालमपुर जो है इमेजिनरी विलेज यहाँ पे लिया गया है, कोई जो नहीं कि इमेजिनरी हो, ये सही में भी कहीं हो सकता है। तो ज़्यादातर जो गांव होते हैं इंडिया के, फार्मिंग जो होता है इनका मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी होता है। जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है रिफर टू एज नॉन फार्म एक्टिविटी इंक्लूडिंग स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग। जो फार्मिंग है, जो खेती का कार्य है, वही जो है गाँव का मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। और दूसरी जो एक्टिविटी है वो है स्मॉल स्केल पे किए जाते हैं, जैसे कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होता है या फिर ट्रांसपोर्ट होता है, शॉपकीपिंग होता है। वी शैल टेक ए लुक एट बोथ दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी आफ्टर लर्निंग ए फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन। तो यहाँ पे जो है हम प्रोडक्शन को समझने से पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन को समझेंगे। ठीक है, गांव में जो छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ होती है, जैसे कि कपड़ों की फैक्ट्री भी मिल सकती है हमें, चप्पल जूतों की फैक्ट्री मिल सकती है, या फिर आटा बनाने की फैक्ट्री मिल सकती है, ये छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ मिल सकती हैं हमें। तो जो यहाँ पे प्रोडक्शन जो होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको हम देखते हैं। उसके लिए हमें क्या क्या आवश्यकता होती है। कोई भी चीज़ जब हम प्रोडक्शन के लिए चलते हैं, कोई भी चीज़ जब हमें किसी भी चीज़ का जब हमें प्रोडक्शन करना होता है तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा यहाँ पे। तो कोई भी वस्तु बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो सबसे पहली जो चीज़ जो आवश्यकता होती है वो होती है लैंड की। जब हमारे पास भूमि होगी तभी हम वहाँ पे फैक्ट्री लगा पाएंगे या कृषि कर पाएंगे। कुछ भी करने के लिए हमारे पास सबसे पहले लैंड होनी चाहिए। अदर नेचुरल जो रिसोर्स है सच एज वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल हैं। जो दूसरी चीज़ें हैं अदर नेचुरल रिसोर्स, जैसे वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया और मिनरल्स हो गए। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो चाहिए वो हमें भूमि चाहिए। जो दूसरे नेचुरल रिसोर्स है उसमें आ जाएगा वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स आ जाएंगे। सेकेंड जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, वो है लेबर की आवश्यकता होती है। किसी भी भूमि पे अगर हमें खेती करनी है तो वहाँ पे बहुत सारे लेबर्स की आवश्यकता होती है। जैसे कि लोग जो कि वहाँ पे कार्य करते हैं उन्हें हम लेबर कहते हैं। सम प्रोडक्शन एक्टिविटी रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर। जैसे कुछ कार्य हमें कराने के लिए हाईली एजुकेटेड वर्कर की, जैसे हॉस्पिटल हो गए, वहाँ पे हाईली एजुकेटेड वर्कर चाहिए होते हैं। चाहे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो गया या डिस्पेंसरी हो गई, तो वहाँ पे पढ़े लिखे लोगों की ही आवश्यकता होती है। तो सम प्रोडक्शन एक्टिविटी रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। तो जो आवश्यक कार्य है उसको जो आवश्यक कार्य है उसको करने के लिए हाईली एजुकेटेड लोगों की आवश्यकता होती है। जो दूसरी एक्टिविटी होती है रिक्वायर वर्कर हु कैन डू। बहुत सारे हमें जो दूसरी एक्टिविटी है उसके लिए मैनुअल वर्कर की आवश्यकता होती है, जिनको कि ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं होती है। थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ द फिजिकल कैपिटा। जो तीसरी रिक्वायरमेंट है वो फिजिकल कैपिटा है। ठीक है, फिजिकल कैपिटा है क्या है, इसे हम समझ सकते हैं यहाँ पे। वेराइटी ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। तो अलग अलग तरह की वस्तुओं की जो आवश्यकता होती है प्रोडक्शन के दौरान उसे ही हम फिजिकल कैपिटा कहते हैं। तो यहाँ पे जो फिजिकल कैपिटा में आ जाएंगे वो हो जाएंगे टूल्स, मशीनें, बिल्डिंग्स। अब जैसे हमें खेती करने के लिए खेत की जुताई करनी पड़ती है, उसके लिए हमें ट्रैक्टर की आवश्यकता होगी। तो ट्रैक्टर हमारा फिजिकल कैपिटा हो गया। जितने भी टूल्स और मशीनरी है और बिल्डिंग्स है ये सारी फिजिकल कैपिटा में आ जाती है। अगर कोई हमें कंपनी खोलनी है कपड़े की या हमें आटे की भी फैक्ट्री खोलनी है तो वहाँ पे हमें क्या एक बिल्डिंग तो लगानी पड़ेगी। तो ये फिजिकल कैपिटा में आ जाते हैं ये सारी चीज़ें। और इन मशीनरी में बहुत सारी टाइप ऑफ मशीनरी है। जो सोफिस्टिकेटेड मशीनरी है जैसे कि जनरेटर हो गया, टरबाइन हो गया, कंप्यूटर हो गया।
जैसे टूल्स, मशीन, बिल्डिंग कैन बी यूज इन प्रोडक्शन आर वेरी ओवर मैनी ईयर्स एंड आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल्स। जो रॉ मटेरियल और मनी होते हैं इन हैंड प्रोडक्शन रिक्वायर ए वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज यार्न यूज्ड बाय द वेबर्स एंड क्ले यूज्ड बाय द पॉटर्स। तो यहाँ पे जो रॉ मटेरियल कह रहा है कि जो यूज होता है, मान लीजिए कि जो पॉटरी है, जो जो क्ले से बहुत सारे जो पॉट बनाए जाते हैं, इससे हम पॉटरी कहते हैं। तो इसके लिए क्या आवश्यकता होगी, क्ले की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल के लिए हमें रॉ मटेरियल भी चाहिए होता है और मनी भी चाहिए होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमें प्राकृतिक नेचुरल रूप से नहीं मिलती, उसे हमें ख़रीद के मार्केट से लाना पड़ता है। तो जैसे यार्न, जो धागे हो गए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक कपड़े की फैक्ट्री आपको दिख रही है, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धागों की आवश्यकता होती है, धागों की रील्स हमें ख़रीद के लानी होती है, उसके लिए हमें पैसों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यार्न्स और क्ले जो है पॉटर्स के द्वारा यूज किए जाते हैं, यार्न्स जो है वेवर्स के द्वारा यूज किए जाते हैं। तो सम मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट। तो बहुत सारे मनी की आवश्यकता होती है प्रोडक्शन के लिए, टू मेक पेमेंट एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम। रॉ मटेरियल और मनी इन द हैंड आर कॉल्ड द वर्किंग कैपिटल। जो रॉ मटेरियल होता है और मनी इन हैंड होता है, उसे ही हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। अनलाइक टूल्स, मशीन एंड बिल्डिंग, दीज आर यूज्ड अप इन द प्रोडक्शन। देयर इज अ फोर्थ रिक्वायरमेंट, जो अगला रिक्वायरमेंट है, यू विल नीड नॉलेज एंड इंटरप्राइजेज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड द फिजिकल कैपिटल। ठीक है। इसके बाद जो हमें आवश्यकता होती है, जैसे कि लैंड और लेबर और जो फिजिकल कैपिटा है, इन सबको ऑर्गेनाइज करने की आवश्यकता पड़ती है कि किस तरह से ऑर्गेनाइज करके इससे कार्य लिया जाएगा और हमें जो गुड्स जो प्रोड्यूस करने हैं, जो वस्तुएं बनानी है, वो बन के तैयार होंगी। दिस डे इट इज़ कॉल्ड द ह्यूमन। मीन्स कि इसे करने ऑर्गेनाइज तो एक करने के लिए एक दो लोग चाहिए, लेकिन जो पूरा कार्य है उसे पूर्ण करने के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है, जिसे कि हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। तो फिजिकल कैपिटल में बहुत सारी मशीनें आ जाती हैं, जबकि ह्यूमन कैपिटल में जो लेबर्स होते हैं या फिर एजुकेटेड लोग जो कि अलग अलग पोस्ट पे काम करते हैं, वो आ जाते हैं। तो यहाँ पे लैंड हो गया, लेबर हो गया, फिक्स्ड कैपिटल इन द प्रोडक्शन। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि जो फिक्स्ड कैपिटल होते हैं वो क्या होते हैं, लैंड। इन पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड फिक्स्ड कैपिटल यूज्ड इन द प्रोडक्शन। तो जो फिक्स्ड कैपिटल है उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती है, उसको हम समझ लेंगे एक बार। तो फिजिकल कैपिटा अलग है, जिसमें कि टूल्स और मशीनें आती हैं। तो टूल्स और मशीनें ही फिक्स्ड कैपिटल में भी आएंगी। तो यहाँ पे अगर हमें आइडेंटिफाई करना है, तो लैंड जो है फिक्स्ड कैपिटल में आ जाएगा, जो मशीनें हैं वो फिक्स्ड कैपिटल में आ जाएंगी। तो कोई भी जो प्रोडक्शन होता है, कपड़ों की फैक्ट्री में कपड़े बनते हैं, वहाँ पे लैंड की भी आवश्यकता होती है, तभी तो वहाँ पे एक बड़ी सी बिल्डिंग तैयार होगी और उसके अंदर सारे कार्य हो सकेंगे। लेबर, बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होगी, और फिजिकल कैपिटा की आवश्यकता, बहुत सारी मशीनें और जो आवश्यकताएँ हैं, ये सारी चीज़ें वो फिजिकल कैपिटा में आ जाती हैं। और ह्यूमन कैपिटल, ये सारी चीज़ें मिल के ही किसी चीज़ का प्रोडक्शन पूरा हो पाता है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट चीज़ जो हम समझेंगे वो है लैंड इज़ फिक्स्ड। फार्मिंग जो होती है पालमपुर में, इसको हम लोग फिर से समझेंगे थोड़ा डिटेल में। तो फार्मिंग इन पालमपुर में हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें फिक्स्ड होती हैं और क्या क्या चीज़ें फिक्स नहीं हैं। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। जो पालमपुर में मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो क्या है, फार्मिंग है। यहाँ पे 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। तो 75% लोग जो इस गांव में रहते हैं वो अपने जीवन यापन के लिए फार्मिंग पे डिपेंड हैं। दे कुड बी फार्मर और फार्म लेबर। ये फार्मर हो सकते हैं या फार्म लेबर हो सकते हैं। वेल बीइंग द दिस पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑन द फार्म, बट रिमेंबर दैट देयर इज ए बेसिक कंस्ट्रेंट इन राइजिंग फार्म प्रोडक्शन।
बहुत सारी बाधाएं भी हैं फार्म प्रोडक्शन में। लैंड एरिया अंडर द कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड। मान लीजिए कोई भी गांव है तो वहाँ पे जो किसान रहते हैं उनके पास जो लैंड है, जो कृषि करने के लिए जो भूमि है, वो तो फिक्स्ड रहती है। इसी तरह से यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1960 में पालमपुर में मतलब कि सिंस 1960 1960 से जो पालमपुर में जो ज़मीन है खेती की, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो हर एक गांव का जो एरिया होता है वो फिक्स ही होता है, उसमें कोई बढ़ोतरी तो हो नहीं सकती है। तो इसलिए जो है कि कुछ चीज़ें तो फिक्स हैं। बाय देन सम ऑफ द वेटलैंड इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेबल लैंड। तो बहुत सारे जो नदी नाले होते हैं वो कुछ इस तरह से कन्वर्ट किए जा सकते हैं जहाँ पे कि कल्टीवेशन हो सके। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन। ठीक है, देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप, तो यहाँ पे और कोई स्कोप नहीं है टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन। फार्म प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यहाँ पे कोई और स्कोप नहीं है, और कोई स्कोप नहीं है न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन। जो स्टैंडर्ड यूनिट है मेजरिंग की लैंड इज हेक्टेयर। ठीक है, तो लैंड को जो मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट यूज की जाती है वो हेक्टेयर में की जाती है। डिस्कस इन द लोगन बीघा में या गुंथा में भी यूज की जाती है। ठीक है, इज देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई तरीका है जैसे कि 1 बीघा या 1 कुंठा में ही जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसको बढ़ाया जा सके। तो इसके बारे में हम समझेंगे कि जैसे जैसे कि ग्रीन रिवोल्यूशन आया, वैसे वैसे जैसे हाई यील्डिंग क्रॉप जो है ये सीड आने लगे, हाई यील्डिंग क्रॉप के सीड आने लगे। तो इससे क्या हुआ कि सेम ज़मीन में 1 बीघा ज़मीन है तो उसी में हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाते हैं। तो ये सारे तरीके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि ग्रीन रिवोल्यूशन जब आया तो उत्तर प्रदेश में और पंजाब हरियाणा इन सारी जगहों पे जो खरीफ गेहूं की जो फसल है, जैसे ज्वार और बाजरा हो गया। ठीक है, खरीफ की जो फसल है जो रेनी सीजन में होती है, फार्मर ग्रो ज्वार एंड बाजरा, द प्लांट यूज टू कैटल फीड इज फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो एंड बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। मीन्स कि एक साल में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप को उगा का कल्टीवेशन कर पाते हैं बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। इन द विंटर सीजन रबी फील्ड आर सोन विद द व्हीट। ठीक है, एक ही फील्ड में हम एक साल में 2 या 3 क्रॉप का प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे कि रेनी सीजन में ज्वार बाजरा को बो दिया, फिर अक्टूबर दिसंबर में हमने पोटैटो उगा लिए, उसके बाद हमने गेहूं की और गेहूं की खेती कर ली, मीन्स की रबी व्हीट की खेती कर ली। तो इस तरह से हम अपना जो है प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है शुगर केन की जो खेती होती है पूरे साल उसमें लग जाते हैं। द मेन रीजन वाई फार्मर आर एबल टू ग्रो द 3 डिफरेंट क्रॉप इन ए ईयर इन द पालमपुर ड्यू टू वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरीगेशन। यहाँ पे जब हम पालमपुर की स्टोरी को समझ रहे हैं तो पालमपुर में जो इरिगेशन का सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है। इसलिए जो किसान है पालमपुर के वो एक साल में 3 क्रॉप इस तरह से उगा पाते हैं रेनी सीजन में, फिर पोटैटो का और फिर जो है व्हीट की खेती कर पाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो है बहुत अच्छी है वहाँ पे, इरिगेशन का सिस्टम अच्छा है। टिल देन यूज्ड बाय द फार्मर ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स एंड द इरिगेशन। और इस तरह से कह रहा है कि जो बहुत सारे जो ट्यूबवेल्स वगैरह हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं वो प्रॉपरली वर्क करते हैं, तो इससे पालमपुर के लोगों को फ़ायदा हुआ है। और उसके बाद जो है 1970 तक बहुत सारे जो फार्मर हैं उन्होंने अपना भी ट्यूबवेल सेट करना, प्राइवेट ट्यूबवेल सेट करना स्टार्ट कर दिया। 1970 द इंटायर कल्टीवेटेड एरिया 200 हेक्टेयर का वाज इरीगेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि नॉट ऑल विलेज इन इंडिया हैव सच हाई लेवल ऑफ इरीगेशन अपार्ट फ्रॉम द रिवर लाइन प्लेन कोस्टल रीजन इन द आवर कंट्री आर वेल इरीगेटेड। इन द कॉन्ट्रास्ट प्लेटू रीजन सच एज द डेक्कन प्लेटू हैव लो लेवल ऑफ इरीगेशन। द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द country a little less than 40% is irrigated even today।
तो यहाँ पे कह रहा है टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज द मल्टीपल क्रॉपिंग। तो यहाँ पे मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है ये पूछ सकता है। तो हम इसमें देखते हैं कि एक पीस ऑफ लैंड पे बहुत सारे क्रॉप के फसल को उगा लेना एक साल के दौरान, इसे ही मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। मोस्ट कॉमन वे है इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड। तो हमारे पास अगर कम खेत है तो उसमें हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन किस तरह से कर सकते हैं। तो डिफरेंट क्रॉप जो उगा सकते हैं वो इस तरह से दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कल्टीवेशन का जो एरिया है ओवर ईयर में कितना इंक्रीज हुआ है। तो 1950 में हम 120 मिलियन हेक्टेयर जो है भूमि पे खेती करते थे और 2012 तक आके यह 155 मिलियन हेक्टेयर हो गया है, ठीक है। स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर 2015-16 डायरेक्टर इकोनॉमिक एंड स्टेट, मतलब कि इंडियन एग्रीकल्चरल जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा यह जो है आंकड़ा निकाला गया है। यहाँ पे देखिए कि और इन चीज़ों को हम समझेंगे कि हमें yield इज मेजर एज द क्रॉप प्रोडक्शन ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द सिंगल सीजन। एक सिंगल सीजन में मान लीजिए 1 बीघा ज़मीन है तो उस पर हम कितना प्रोडक्शन कर पाते हैं पीस ऑफ लैंड पे ड्यूरिंग ए सिंगल सीजन, ठीक है। एक सिंगल सीजन में हम कितना प्रोडक्शन कर पाते हैं एक छोटे से पीस ऑफ लैंड पे, इसी से हमारा प्रोडक्शन मेजर होता है। टिल द मिड 1960 द सीड यूज्ड इन कल्टीवेशन वेयर ट्रेडिशनल वन with the relatively low yield. The traditional seed needed less irrigation. Farmer used cow dung and other natural manure as fertilizer. All these were readily available with the farmer. जो ग्रीन रिवोल्यूशन होता है इन लेट 1960 इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर टू कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई वेराइटी। हाई यील्डिंग जो वेराइटी होती है ऑफ द सीड कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड, द हाई यील्डिंग वेराइटी सीड promise to produce the much greater amount of grain rather than single plant. As a result, the same piece of land would now produce far larger quantity of the food grain than was possible earlier. High yielding जो variety है seed की, however, needed plenty water and also chemical fertilizers की भी आवश्यकता होती है। नीडेड प्लेंटी ऑफ वाटर एंड केमिकल फर्टिलाइज़र। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हुई हैं। तो हाई यील्डिंग वेराइटी सीड यहाँ पे इंक्लूड हुआ है। फर्टिलाइज़र्स पहले यूज़ नहीं होते थे, पेस्टिसाइड यूज होने लगे हैं, इरिगेशन के बहुत सारे सिस्टम आ गए हैं, डीजल और फार्म मशीनरी आ गई है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो सुविधाएं बढ़ी है, इससे एक जो लिमिटेड भूमि है, जो लिमिटेड हमारे पास लैंड है, उस पर हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये सारी चीज़ें, ये सारी सुविधाएं अवेलेबल हो पाई हैं, इसी वजह से हम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये इस बारे में हम बता रहे हैं। नेक्स्ट जो चीज़ें देखेंगे वो है फार्मर ऑफ, यहाँ पे जो फार्मर है पंजाब, हरियाणा एंड द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वेयर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन द इंडिया। तो इस तरह से जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है इसमें क्या क्या चीज़ें अभी हमने देखा फोटो के माध्यम से। तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं इन चीज़ों का यूज करने लगे हैं, इसलिए यहाँ पे जो है क्या है प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया। और इसको हम लोग इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं कि 1965 में जो प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस था और प्रोडक्शन ऑफ वीट था वो देख सकते हैं कि 10 टन्स में दिया है, 10 टन्स था। 2015-16 में पल्सेस का प्रोडक्शन 17 टन हो गया है और जो है वीट का प्रोडक्शन 94 टन्स हो गया है सेम लैंड पे, ठीक है। इंडियन एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट के द्वारा यह स्टैटिक्स दिया गया है। तो इस तरह से ये सारी सुविधाएं आने के वजह से इतने सारा बढ़ोतरी हुई है। विल द लैंड सस्टेन, तो ये जो सारी चीज़ें हुई हैं, जो हम फर्टिलाइज़र यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें एक लैंड जो है उसको सहन कर पाएगी। लैंड बीइंग ए नेचुरल रिसोर्स, यह एक नेचुरल रिसोर्स है। इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुल
its use. Scientific report indicate that the modern farming method have overused the natural resource bases. In many areas, green revolution is associated with the loss of the soil fertility due to increased use of the chemical fertilizer. ठीक है, बहुत सारे एरिया में जो ग्रीन रिवोल्यूशन है उसमें उसकी वजह से क्या हो रहा है कि सॉइल की फर्टिलिटी दिन पर दिन घटती जा रही है एंड इंक्रीज यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइज़र, और केमिकल के जो फर्टिलाइज़र हम यूज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, इस वजह से भी कंटिन्यूसली हम ग्राउंड वाटर को ट्यूबवेल्स के द्वारा इरिगेशन के लिए यूज कर रहे हैं, डिप्लीशन हो रहा है वाटर टेबल का। इन्वायरमेंटल जो रिसोर्सेज हैं लाइक सॉइल फर्टिलिटी, ग्राउंड वाटर आर बिल्ड अप ओवर ईयर्स, वंस डिस्ट्रॉय इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिस्टोर देम। ठीक है, तो सॉइल की फर्टिलिटी और ग्राउंड वाटर का जो लेवल है अगर दिन पर दिन गिरता जाता है तो इसे मेंटेन करना हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसलिए हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र हम यूज करते हैं उसमें जो है कि मिनरल्स होते हैं डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में और इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट, बट दिस तो यह जो है जो केमिकल फर्टिलाइज़र हम यूज करते हैं वो क्या होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में इमीडिएटली और प्लांट को तुरंत प्राप्त होते हैं। दीज में नॉट बी रिटेन्ड इन द सॉइल फॉर लॉन्ग, ये जो है सॉइल में लंबे समय तक नहीं रहते, वो प्लांट को तुरंत प्राप्त हो जाते हैं। दे में एस्केप फ्रॉम द सॉइल एंड पॉल्यूट ग्राउंड वाटर, मीन्स कि ये कह रहा है कि मिट्टी के द्वारा वो धीरे धीरे नीचे जाके ग्राउंड वाटर तक चले जाएंगे और वो हमारे रिवर और लेक को जो है पॉल्यूटेड कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर को पॉल्यूटेड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो पॉल्यूटेड कर सकते हैं। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं कैन आल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। दिस मीन्स सम टाइम आफ्टर देयर यूज द सॉइल विल बी लेस फर्टाइल देन एवर बिफोर। हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर ऑफ पालमपुर, पालमपुर के जो लोग हैं उनके बीच में लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। हाँ, एंड अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर हैव सफिशेंटली लैंड फॉर कल्टिवेशन इन पालमपुर, अबाउट 1/3 ऑफ, यहाँ पे कह रहा है कि 450 फैमिलीज़ में 1/3 के पास जो है यहाँ पे कह रहा है कि 450 जो फैमिली है 450 जो फैमिली है इन पालमपुर, अबाउट 1/3 ऑफ, इसका जो 1/3 पार्ट है वो लैंडलेस है, ठीक है, दलित है, ठीक है, उनके पास क्या है, लैंड नहीं है, ठीक है। 240 जो फैमिली है उसके पास स्मॉल प्लाट है एंड स्मॉल प्लाट ऑफ द लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर से भी कम लैंड है उनके पास, ठीक है। तो इस तरह से लोगों में ज़मीन बटी हुई है, इसको हम इस फोटो के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि जो बड़े लैंड फील्ड है वो बहुत कम लोगों के पास है और थोड़े छोटे जो है वो कुछ ज़्यादा लोगों के पास है, और बहुत ही ज़्यादा जो छोटे छोटे लैंड फील्ड्स है वो जो है ज़्यादा लोगों के पास है। तो मतलब कि ज़्यादातर लोगों के पास जो ज़मीन है वो बहुत ही कम है, तो इसलिए उनके जीवन यापन में भी बहुत तकलीफ़ आती है। तो यहाँ पे हम फोटो के माध्यम से देख लिए कि ज़्यादातर नंबर ऑफ प्लाट जो है बहुत ही छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है इन द पालमपुर देयर आर 60 फैमिली है ऑफ द मीडियम एंड लार्ज फार्मर हु कल्टिवेटेड मोर देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड, ठीक है। तो 60 फैमिली ऐसी है जिसके पास अच्छी मात्रा में लैंड है, ठीक है। कुछ फैमिली ऐसी है जिसके पास जो है 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा लैंड है, तो उनकी खेती बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझेंगे थोड़ा खेती की किस तरह से होती है। वर्क ऑन द फील्ड, फील्ड में किस तरह से वर्क होते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि खेती के लिए ज़मीन को जोता जाता है, उसके बाद यहाँ पे सीड को ग्रो किया जा रहा है, ठीक है, सीड को ग्रो किया जा रहा है, यहाँ पे वाटरिंग की जा रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हार्वेस्टिंग की जा रही है, और यहाँ पे पहले जो है बैलों के माध्यम से क्या होता था, सीड को जो हार्वेस्ट करते थे, ठीक है,
इस तरह से। अब यहाँ पे हम एक डायग्राम के माध्यम से समझ लेंगे कि मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर, मीडियम और लार्ज फार्मर। ठीक है, तो जो स्मॉल फार्मर हैं आप देख सकते हैं कितने हैं, अब मीडियम या लार्ज फार्मर जो है वो कितने हैं। हु विल प्रोवाइड द लेबर? डाला एंड रुक्मिणी आर अमंग द पुअरेस्ट नेटिव ऑफ द विलेज। यहाँ पे कुछ जो है दलित की स्टोरी बताई गई है कि वो किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। बहुत सारे जो दलित हैं जो लेबर का कार्य करके अपना जीवन यापन करते हैं, तो वो जो है क्या करते हैं, दूसरे जो बड़े लैंड ओनर्स हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर है उससे भी ज़्यादा की भूमि है, उनके यहाँ कार्य करते हैं और कार्य करके जो है अपने लिए जीवन यापन के लिए उन्हें अनाज या पैसे मिल जाते हैं जिससे वो अपना जीवन यापन करते हैं। इस तरह से दिया गया है कि तेजपाल सिंह नाम का एक फार्मर है जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है, तो उसके यहाँ बहुत सारे जो दलित हैं, लेबर्स है, वो कार्य करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हमें समझनी है वो है सेल ऑफ द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। जो खेती, जो लैंड ओनर्स हैं, जो बड़े लैंड ओनर्स हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर है उससे ज़्यादा की भूमि है, जब वो खेती करते हैं तो उनके पास बहुत ही ज़्यादा व्हीट या पल्सेस का प्रोडक्शन होता है, तो वो जो है पूरे साल अपने खाने के लिए रख लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, और बाकी के जो सरप्लस है अमाउंट में जो प्रोडक्शन है उसे वो क्या है करते हैं, मार्केट तक सेल कर देते हैं, शॉपकीपर्स को टाउन में जाके सेल कर देते हैं और उसके उन्हें अच्छे पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी बहुत सारे लैंड ओनर्स होते हैं। नॉन फार्म एक्टिविटी इन पालमपुर में इसमें हम क्या देखेंगे, डेयरी द अदर कॉमन एक्टिविटी। ठीक है, नॉन फार्म एक्टिविटी जो है, मान लीजिए किसी भी गांव में क्या है कि नॉन फार्म एक्टिविटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, बहुत सारे लोग कैटल्स को पालते हैं, गाय पालन करते हैं और उससे बहुत सारा मिल्क प्रोड्यूस होता है जिसे वो शहरों तक ले जाके बेचते हैं, ये भी इनका एक जीवन यापन का तरीका होता है। बहुत सारे लोग कपड़ा उद्योग चलाते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। स्मॉल स्केल पे और क्या चीज़ें प्रोड्यूस होती है उसके बारे में देखेंगे। लेस देन 50 पीपल आर इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर, अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक्स प्लेस इन बिग फैक्ट्री इन द टाउन एंड सिटी। मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स and are done on a small scale. They are carried out mostly at home or in the field with the help of family labor. Rarely are laborers hired. मिस्त्री लाल है, तो यहाँ पे देखते हैं द शॉपकीपर ऑफ पालमपुर। जो पालमपुर, हर एक गांव में कुछ शॉपकीपर्स होते हैं जो कि बहुत सारी वस्तुएं जो है वो मार्केट से, शहरों से ले आते हैं और गांव में बेचते हैं। इन्वॉल्व्स इन ट्रेड आर नॉट मैनी इन पालम। द ट्रेडर्स इन पालमपुर आर शॉपकीपर। जो ट्रेडर्स हैं वो शॉपकीपर्स हैं हु बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम द होल सेल मार्केट, जो कि बहुत सारी वस्तुओं को खरीदारी करते हैं होल सेल मार्केट से इन द सिटी एंड सेल देम इन द विलेज। You will see a small general store in the village selling a wide range of items like the rice, wheat, sugar, tea। तो ये सारी चीज़ें जो है ये शहरों से लेके आते हैं, नोटबुक, कैंडल्स, पेन, पेंसिल, इवन स्मॉल क्लॉथ, और इन सारी चीज़ों को ले आके ये बेचते हैं। ट्रांसपोर्ट ए फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। जो ट्रांसपोर्ट है वो क्या है, गांव में फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है। हर एक गांव में शहरों तक जाने के लिए जो रोड है वो बन गए हैं और आज के समय पे बहुत सारी मोटर व्हीकल जो है चलने लगी हैं। टांगा भी चलते हैं, रिक्शे वाले भी चलते हैं और मोटरसाइकिल, जीप ये भी चलते हैं, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर, ये भी सारी चीज़ें चलती हैं। ट्रेडिशनल बुलक कार्ट एंड बॉगी आर people in the transport services. They ferry people and goods from one place to another and in return get paid for it. किशोर इज ए फॉर्म लेबर। किशोर की स्टोरी यहाँ पे दी गई है कि यह फॉर्म लेबर है। लाइक अदर सच लेबर्स, किशोर फाउंड इट डिफिकल्ट टू मीट family need from wage, and a few years back Kishore took a loan from the bank. This was under a government program which was giving cheap loan to poor landless household. किशोर जो है बुफेलो खरीदता है और कुछ मनी से नाउ सेल द बुफेलो मिल्क, और बुफेलो मिल्क
को बेच के वो अपना जीवन यापन करता है। तो हमने इस चैप्टर में ये देखा कि गांव में लोग किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। उनकी मेन जो है फार्मिंग ही उनकी मेन जो है एक्टिविटी होती है, प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज। ओवर द ईयर्स द है बहुत सारे चेंजेज आ गए हैं आज के समय पे, और प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे क्रॉप सेम लैंड पे। बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्रॉप को प्रोड्यूस होने लगे हैं, क्योंकि बहुत सारे वैरायटी ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स आ गए हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स आ गए हैं। इरिगेशन के लिए बहुत सारे सुविधाएं हो गई हैं। तो ये सारी चीज़ें, लेबर्स किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं ये भी हमने समझ लिया गांव में। तो किस तरह से जीवन यापन करते हैं लोग, ये हमने समझ लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।